जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मा के प्रभाव। ऊष्मा के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, किन किन चीज़ों पर इफेक्ट पड़ते हैं, इस टॉपिक को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि ऊष्मा के प्रभाव हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऊष्मा और तापमान के बारे में हमने एक बार एक क्लास पूरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो तापमान क्या होता है, ताप क्या होता है और ऊष्मा क्या होता है, हीट क्या है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हमने देखा है, समझा है और इसकी परिभाषाएं देखी है, प्रैक्टिकली आपको बताया था। ठीक है, विथ डायग्राम। और उसके बाद में फिर वहां पर उनके जो मात्रक है वो क्या क्या है, ये सारी सब कुछ चीजें हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है वो वाली क्लास तो आप जरूर देखें इसी चैनल पर स्टडी राज 25 पर, और अपने कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करें। राइट, और बाकी इसके बाद में फिर यहाँ पर आगे बढ़े और आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए यहाँ पे फिजिक्स कंपलसरी होता है। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे तो रेलवे की वैकेंसियां निकली थी और उसमें फॉर्म का मतलब लाखों लोगों ने भरा भी है। ठीक, तो अब रेलवे की तैयारी करने के लिए फिजिक्स को अच्छी तरीके से पकड़ बनाने के लिए फिजिक्स में आपको इस क्लास को ध्यान से देखना है, समझ लेना है। और बाकी स्टेट पीसीएस वाले और एसएससी वाले स्टूडेंट्स फिजिक्स को बहुत अच्छी तरीके से लें। ठीक, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स भी कवर करवाती है। राइट, चलिए तो देखें यहाँ पर ऊष्मा के प्रभाव। ठीक है, फिजिक्स का एक टॉपिक है ऊष्मा और तापमान, उसी में सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो ऊष्मा के प्रभाव किन किन चीजों पर पड़ते हैं थोड़ा सा देख ले, यहाँ पर समझ ले ध्यान से। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये देखें कि ऊष्मा के प्रभाव से मुख्यतः दो प्रकार प्रभाव या परिवर्तन, दो प्रकार के यहाँ पर आएगा, दो प्रकार के प्रभाव या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ऊष्मा के प्रभाव से मुख्यतः दो प्रकार के ये परिवर्तन होते हैं। राइट, थोड़ा सा यहाँ पे प्रभाव नहीं लिखना था लेकिन लिखा है। ठीक है, फिर भी समझ लेना है कि ऊष्मा के प्रभाव से, ऊष्मा के इफेक्ट से दो प्रकार के मुख्यतः परिवर्तन होते हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं इसको यहाँ पर देखना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे पहला वाला, यहाँ पे देखो पहला वाला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा वाला क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एक फिजिकल है और एक केमिकल वहाँ पे चेंजेस है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो भौतिक परिवर्तन होता है ये क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन होता है ये क्या होता है। ठीक, इसको यहाँ पे समझे तो सबसे पहले नंबर पे आ जाएं तो भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का सिंपल सा फंडा है कि जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसको आप आंखों से देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, वो क्या है, एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जैसे मान लो जैसे कि यहाँ पे ये देख लो कि कोई एक गुब्बारा है। ठीक है, अब गुब्बारा है, उस गुब्बारे में क्या है कि हवा भरी हुई, पूरी फुल भरा हुआ है। ठीक, अब बाद में क्या हुआ है कि धीरे धीरे ऊष्मा मान लो से ऊष्मा बढ़ी तो उसमें क्या है, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा उस गुब्बारे का जो आयतन है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसका साइज बढ़ती जाएगी। गर्मी के टाइम में कई टायर, मुझसे मोटरसाइकिल के टायर है, बस के टायर है, इस टायरों में जो हवा जितनी भरते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है धीरे धीरे, जिसकी वजह से गर्मी में अधिकतर टायर के फटने की शिकायत ज़्यादा आती है। राइट, इसी तरीके से क्या है कि आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ रहा मतलब आपको क्या दिख रहा है, वो चीज़ कहाँ बड़ा है इसलिए वो फूटा है। राइट, तो इस तरीके से क्या है, इस टाइप के जो परिवर्तन होते हैं वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। राइट, और उसके बाद में रासायनिक परिवर्तन, जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं। ठीक है, जिस तरीके से सूर्य से प्रकाश आया, उसके बाद में फिर पत्तियों ने वहाँ पे एक्सेप्ट किया, क्लोरोफिल अंदर है पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में, और वहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन होगी और जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाएंगे। वो क्या है, वो रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें पानी भी लगता है, उसके बाद में फिर सूर्य का प्रकाश लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से खनिज लवण भी लगते हैं, तो ये सारा सब कुछ लगता है। राइट, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। राइट, और बाकी ये टायर फटने वाला है, आयतन बढ़ने वाला है। ठीक है, अवस्थाएं में परिवर्तन होने वाला है। मान लो से कि बर्फ का एक टुकड़ा लिया आपने, बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा है, आपके हाथ में रखा, इस तरीके से रखा और आपने हाथ को थोड़ा धूप में रख लिया या फिर ऐसे ही रख लिया, तो उससे होगा क्या कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाहर जो ऊष्मा है, बाहर जो गर्मी है, तापमान है, उसको ये जो बर्फ है वो एब्जॉर्ब करता है और पिघल जाता है। राइट, तो इस तरीके से ठोस से किसमें, लिक्विड में जाता है। और ठीक इस तरीके से तो तापमान के कारण ही अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। राइट, तो ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक, अब यहाँ पर देखो पर्टिकुलर सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें और शामिल है। ठीक, देखो भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस क्या होता है, तो किसी वस्तु में ऊष्मा के प्रभाव से रंग, रूप, आयतन, अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। ठीक है, किसी भी वस्तु में, कोई भी वस्तु ले लो, अभी मैंने बर्फ का उदाहरण दिया आपको। ठीक है, तो बर्फ के उदाहरण दिया तो उसमें ऊष्मा के प्रभाव से क्या होगा, उसकी जो अवस्था है वो परिवर्तित हो गई, या फिर उसका जो आयतन है, ठीक है, वो परिवर्तित हो गया। ठीक है, बर्फ का जो आयतन होता है और बाकी लिक्विड का जो आयतन है उसमें फर्क होता है।
राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इन चीजों में रंग, रूप, आयतन और अवस्था में परिवर्तन होता है। कैसे? मान लो से कि आप कोई बहुत मतलब घर में ही रहते हैं, बहुत सारे मतलब सिटीजन कोई है, तो उसमें घर में रह के क्या उनका कलर एकदम साफ है, ठीक है। लेकिन वही इंसान यदि 2-4-5 दिन के लिए खेत में निकल जाए काम करने के लिए, उनको खेत में काम करवाया जाए, तो जब आएगा 3-4-5 दिन के बाद में, तो उसकी हालत फिर देखेंगे तो समझ में आएगा हाँ यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव यहाँ पे हुआ है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी कहानी होती है। तो ये है भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ पे देखें तो जैसे यहाँ पे भौतिक परिवर्तन में सबसे पहला लें तो ताप में परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन कैसे होगा? ऊष्मा के कारण ताप में परिवर्तन कैसे होगा? अब बहुत सारे लोग तो ये समझ ही नहीं पाते कि ऊष्मा और ताप क्या है, कि अलग अलग है या फिर एक ही है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, राइट। तो ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है जो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, लेकिन अधिक तापमान से कम तापमान की ओर अग्रसर होती है, राइट। और तापमान में परिवर्तन के कारण ही ऊष्मा का प्रवाह होता है, राइट। तो ये पिछले वाली क्लास पूरा डिटेल में बताया है, तो उसको देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ताप में परिवर्तन, वस्तुओं को गर्म करने पर ताप बढ़ता है, ठीक है। जब गर्म करेंगे, उनको ऊष्मा देंगे तो क्या होगा? ताप बढ़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे देखें तो आयतन परिवर्तन। अब क्या होता है? आयतन का मतलब क्या है कि उसमें कितना, मान लो एक कोई कटोरा है, कटोरे में कितना पानी आ सकता है, वो उसका आयतन है, जितना पानी आ रहा है उसमें, ठीक है। अब क्या होगा? उसको जब ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा? उसका आयतन है ना वो बढ़ेगा, ठीक है, आयतन बढ़ेगा। मतलब जो पानी के अंदर जो अणु है वो क्या होगा? वो अणु दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा क्या स्थान की जरूरत पड़ेगी उसको, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ऊष्मा बढ़ाने पर आयतन क्या होता है? बढ़ता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे सिंपल सा उदाहरण ये भी ले सकते हैं हम कि मान लो से कि कोई गुब्बारा है आपके पास, जिसमें हवा भरी हुई, उसको थोड़ा गर्मी में ले जाएंगे तो गैस के अणु दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे और उसका आयतन है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। वही जो टायर वाला मैंने बताया था, ठीक। आयतन बढ़ता है, जिसकी वजह से फिर क्या गुब्बारा फूट जाता है या फिर टायर फूट जाता है, राइट। वो यही कारण है कि आयतन में परिवर्तन किस कारण से होता है? तो ऊष्मा बढ़ने पर आयतन बढ़ता है। क्लियर है था? अब इसके बाद फिर से यहाँ पे देख लो, फिर से यहाँ पे सी नंबर पे देखो कि अवस्था में परिवर्तन। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जैसे कि 7वीं में, 8वीं में, 10वीं में भी पढ़ते हैं, ठीक है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है कि हम पदार्थ पढ़ते हैं, मैटर पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैटर की जो 3 अवस्थाएं होती है, 3 स्टेज होती है, उसके बारे में देखा हमने, पढ़ा है, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। अब आप एक यहाँ पे चीज देखें कि यहाँ पे ये पानी है इसमें, ठीक, ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है, और फिर यहाँ पर एक ये बर्फ है, ठीक है, ये बर्फ है, और फिर इधर यहाँ पे क्या है? गैस है, ये गैस है। एक ही चीज 3 अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकती है, ठीक है, तापमान में परिवर्तन के कारण, ऊष्मा में परिवर्तन के कारण, ठीक। कैसे? मान लो से कि यहाँ पे पानी है, अब यहाँ पे इसकी ऊष्मा क्या, तापमान क्या है? ठीक ठाक है। पानी जिस तरीके, मतलब पानी के लिक्विड के लिए एक जितना तापमान है, रूम का टेम्परेचर उतना तापमान है, जिसकी वजह से क्या है? ये पानी है, ठीक है। अब इसके बाद में यदि इसी पानी को फ्रीज में रख दिया जाए, फ्रीजर में रख दिया जाए, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा, टेम्परेचर, ऊष्मा इसकी कम हो जाएगी धीरे धीरे, और ऊष्मा जब इसकी समाप्त हो जाएगी, 0 डिग्री पे आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बर्फ बन जाएगा, ठीक है, बर्फ बन जाएगा। अब बर्फ बन जाएगा, अब यहाँ पे क्या है? ये था क्या है? द्रव था, ठीक है, द्रव, और ये यहाँ पर क्या हुआ? ठोस हुआ। ठोस मतलब एक ही चीज है, लेकिन परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन हुआ? ऊष्मा के कारण। यहाँ पर ऊष्मा अधिक थी, और यहाँ पे जब फ्रीज में रखा तो ऊष्मा उसकी क्या हुई? धीरे धीरे खत्म हुई। अब ऊष्मा खत्म हो गई तो ये ठोस में परिवर्तित हो गया, ठीक है। वहीं पर इसी ठोस को हम बाहर की साइड निकाल लें, वहाँ पे धूप में रख दें, तो धूप में रख देंगे गर्म मान लो से किसी कटोरी में, तो 1 घंटे तक, 2 घंटे तक इस तरीके से रख देंगे, तो क्या होगा? ये पिघल भी जाएगा, और जो पानी है वेपोराइजेशन होकर ना उड़ने लगेगा ऊपर, गैस बन के ऊपर उड़ने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये गैस में परिवर्तित हो जाएगा। किस कारण से? ऊष्मा के कारण से, गर्मी की वजह से। गर्मी ही क्या है? एक प्रकार से एनर्जी है, एनर्जी को ही, उसी एनर्जी को हम बोलेंगे ऊष्मा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों एक ही चीज है, पानी से ही सारा सब कुछ हुआ है। द्रव भी पानी था, ठोस भी पानी है, लेकिन गैस भी पानी के रूप में उड़ा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट, एक ही प्रभाव, किसका? ऊष्मा का, हीट का इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये अवस्था परिवर्तन हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखें पदार्थ की 3 अवस्थाएं तापमान में परिवर्तन के कारण ही होती है, ठीक है।
समझ लिया, यहाँ पे पहले समझ लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे वही लिखा है सब कुछ, राइट। अब यहाँ पे देखें, अगली वाली जो अवस्था है, परिवर्तन है, वो है, देखो भौतिक परिवर्तन तो हमने समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से। अब पढ़ेंगे हम रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, कि जो ऊष्मा है, हीट है, इसके कारण से रासायनिक परिवर्तन किस तरीके से होता है, राइट। चलिए, उससे पहले यदि इसको लिखना चाहें एक बार तो लिख ले आराम से, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लें, और उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना है, ठीक है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक दोस्त जुड़ पाएँ, सभी को सपोर्ट मिल पाए, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें समझ पाए और पढ़ पाए, राइट। चलिए, और आगे ये वाला जो पार्ट है, अगला वाला पार्ट, इसमें ध्यान रखें कि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्या, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, सबसे पहले ये देख ले, ठीक है। तो यहाँ पे पदार्थ को गर्म करने पर कुछ स्थायी परिवर्तन होता है। क्या स्थायी परिवर्तन होता है, मतलब वो पदार्थ पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, वापस उस अवस्था में नहीं आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई तरीके से हम समझ सकते हैं, उसको देखना यहाँ पे। जैसे यहाँ पर ले लो एग्जाम्पल के लिए पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट एक एलिमेंट है केमिस्ट्री का, तो पोटेशियम क्लोरेट प्लस मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो इन दोनों को आपस में मिलाकर इनको गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद में इसमें से निकलेगा क्या, ऑक्सीजन यानी O2, ठीक है। तो ये O2 निकलेगी। अब यहां से वापस O2 ये नहीं बनेगी, O2 वापस विघटित होकर ये पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, ठीक है। अब एक बार परिवर्तन हुआ तो अब कंप्लीट हुआ, अब यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो परिवर्तन होता है, जो स्थायी परिवर्तन होता है, वो क्या है, वो है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे ले लो एग्जाम्पल के लिए कि आपके लिए कोई यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पौधा है, यहाँ पे ले लो इस तरीके से ये, ठीक है, ये है। अब इसकी ये पत्ती है, ठीक है, इस पत्ती को ये समझना, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, सन है, तो यहाँ से ऊष्मा आती है, गर्मी आती है, और यहाँ पे जड़ है इसकी ये वाली, तो यहाँ से क्या है, H2O आता है, पानी आता है, ठीक है। अब इसके अंदर पहले से क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल इसके अंदर है। अब उसके बाद में बाहर से ये पत्ती किसको एब्जॉर्ब करती है, एक गैस को एब्जॉर्ब करती है, वो है कौन सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मिलती है कहां पर, पत्ती में, और यहाँ पे सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ऊष्मा मिलती है, और ऊष्मा के कारण जो रिएक्शन होता है, जो रासायनिक परिवर्तन होता है, वो क्या है कि भोजन बनाने का काम करता है, कौन, पत्ती। भोजन बनाने के बाद में फ्लोएम के माध्यम से ये फलों तक जाता है, और फलों को कलर प्रदान करता है, या फिर फलों को एक जो भी फल का निर्माण होता है वो उसमें इसका यहाँ पे रोल होता है, ठीक है। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन हुआ और इसी के माध्यम से जो फल बना, वो फल को हम खाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो फल है वो वापस उस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और फल वापस खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। एक प्रकार से जो परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, वो कैसा होता है, स्थायी परिवर्तन होता है, राइट। तो इतना यहाँ पर क्लियर हुआ है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें आगे, तो अब तापमापी की बात करें, ठीक है। ये रासायनिक परिवर्तन बस इतना ही है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं। ये कई तरीके से आप रासायनिक परिवर्तन देख सकते हैं, ठीक है। मान लो से कि कोई हीलियम गैस है या हाइड्रोजन गैस है, उसमें कुछ और मिला देंगे तो उसमें वो जो विस्फोट होगा या फिर अलग तरीके से कुछ रिएक्शन होगी, वो क्या है, स्थायी रिएक्शन होगी, स्थायी परिवर्तन हो जाएगा, राइट। इस तरीके से है, कई प्रकार से होता है, राइट। अब मान लो से कि एक एग्जाम्पल और है कि यहाँ पर आपके पास क्या है, एक फटाका है, दिवाली वाला क्या है, फटाका है, ठीक, ये वाला। अब ये फटाका है आपके पास, आपने क्या किया, इसके अंदर क्या है, बारूद भरा हुआ, एक प्रकार से केमिकल भरा हुआ है, ठीक है। आपने उसको क्या दिया, हीट दिया, बाहर से इसको जला दिया, ठीक है, ये वाला इस तरीके से इसको जला दिया। लेकिन अब जलाया तो ये जिसकी बत्ती है जलती हुई यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ तक जाएगी तो इसको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा मतलब ऊष्मा मिलेगी। अब ऊष्मा मिलेगी और यहाँ पर होगा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या फूट जाएगा। अब फूट जाएगा तो फिर स्थायी तरीके से फूट जाएगा, ऐसा नहीं कि फूटने के बाद वापस बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। क्लियर है इतना। अब फिर यहाँ पर देखें आगे, अब बात करें तापमापी की,
ठीक है, तापमान हमने पढ़ा है, ऊष्मा हमने पढ़ा है, लेकिन इसका जो मापन करते हैं हम किस तरीके से करते हैं, किन किन यंत्रों के माध्यम से करते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में देखें, और किस यंत्र का कितना टेम्परेचर होता है, कितनी कैपेसिटी होती है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान रखें। देखो सबसे पहले यहां पर देख लें तापमापी होता क्या है। एक ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से ताप का मापन किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तापमापी कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर भी वही लिखा है, ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं, और तापमान के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो ताप पर निर्भर करता है। मतलब ये है कि जो यंत्र बनाते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल ले लो थर्मामीटर, ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसा पदार्थ भरते हैं जो पदार्थ तापमान पर निर्भर करता है। तापमान कम ज़्यादा होने पर उसमें चेंजेस होता है, ठीक है, या फिर कम ज़्यादा होता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि तापमान के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो तापमान पर निर्भर करता है। तापमान मिलने पर, बढ़ने पर वो बढ़ जाए, घट जाए, इस तरीके से उसकी क्वालिटी होना जरूरी है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखें तापमापी के प्रकार कितने होते हैं। तो तापमापी के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ पे अलग अलग कई प्रकार के तापमापी होते हैं, जिसमें से 5 मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने वही लिखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लेते हैं द्रव तापमापी, ठीक है, द्रव तापमापी। अब द्रव तापमापी क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, एक एक के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख ले द्रव तापमापी है। दूसरा क्या है, गैस तापमापी, गैस मापने के लिए गैस तापमापी है। उसके बाद में फिर प्लेटिनम तापमापी है, ये प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। उसके बाद पूर्ण विकिरण तापमापी, और एक डॉक्टरी तापमापी, जिससे डॉक्टर हमारा जो टेम्परेचर है उसको नापता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर ताप को मापेगा, राइट। तो अब यहाँ पर देखें कि द्रव तापमापी क्या होता है और गैस तापमापी क्या होता है, क्लियर है। उससे पहले इसको एक बार लिख ले ताकि यहाँ पर जगह हो जाए। पहले नंबर पे यहाँ पर आता है द्रव तापमापी, ठीक है। द्रव तापमापी का मतलब क्या है कि ऐसा तापमापी जिसके अंदर द्रव या लिक्विड भरा हो, ठीक है, वो क्या है, द्रव तापमापी, राइट। नाम से स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पर खास आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन सा द्रव भर सकते हैं हम, और इसका जो टेम्परेचर की जो रेंज रहती है, इसके मापन की जो रेंज रहती है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है, कितने डिग्री से कहाँ तक रहती है, ठीक है। देखें द्रव तापमापी में इसमें मुख्य रूप से एल्कोहल या फिर पारा का प्रयोग किया जाता है। मतलब द्रव तापमापी है, डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर, ये द्रव तापमापी है, इसमें एल्कोहल का या फिर किसका, पारा का, इन दोनों में से किसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर के लिए, राइट। इस तरीके से तो यहाँ पे बात करें परास की, यानी परास मतलब ये है कि मान लो से कि एल्कोहल भरा है तो वो कितना टेम्परेचर माप सकता है, या फिर पारा यदि थर्मामीटर में भरा है तो फिर कितना टेम्परेचर तक वो माप सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे परास की बात करें तो यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस से कम, लगभग यहाँ पे 350 डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ तक ये, तो यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस से यहाँ तक से लगभग 350 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर नाप सकता है, ठीक है। इतना ये मापन हो सकता है इस पारे के, यदि पारा इसके अंदर भरा है थर्मामीटर में तो, ठीक है। ये है रेंज किसकी, पारा थर्मामीटर की। अब इसके बाद फिर देखें यदि उसी थर्मामीटर में, उसी तापमापी में यदि एल्कोहल भर दें, तो एल्कोहल भर देंगे तो वहां पर इसका जो टेम्परेचर है वो -150 मतलब 115 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, ये जम जाता है, राइट। मतलब ये है कि यहाँ तक ये माप सकता है, इससे थोड़ा सा कम, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है, और बाकी यहाँ पे डाटा केवल याद रखना है। फिर यहाँ पे देखें डॉक्टरी तापमापी, जो तापमापी, जो थर्मामीटर आपके टेम्परेचर नापने में काम आता है, जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, वो इसको क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं, ठीक है। डॉक्टरी तापमापी, इसको थर्मामीटर यहाँ पे बोलेंगे। यहाँ पे इसका जो न्यूनतम परास है वो कितनी है, तो यहाँ पे मिनिमम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिसको सेल्सियस में बोलो तो यहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस है। मिनिमम जो तापमान है अपना वो कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे फिर यदि बढ़ा के हम बात करें तो मैक्सिमम कितना होगा, तो 110 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान, मतलब तापमान क्या, जो थर्मामीटर बना होता है यहाँ पर, इसमें रीडिंग कहाँ से
35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक ही रहती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि मानव का जो इंसान का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो मान लो कि 30-35 है तो 35 से 40 बढ़ जाएगा, या फिर 37 बढ़ जाएगा, 38 बढ़ जाएगा, इस तरीके से बढ़ जाता है, ठीक है ये। और बाकी फ़ारेनहाइट में बात करें तो 95 फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, जो थर्मामीटर डॉक्टर के पास होता है उसमें रीडिंग जो लिखी होती है उसके ऊपर वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, राइट। अब इसके बाद फिर देखें यहाँ पे तो गैस तापमापी। अब यदि कोई तापमापी और उसके अंदर गैस भरा हो, ठीक है, या फिर गैस को मापने का काम करता हो, तो फिर यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे देखो गैस तापमापी में स्थिर आयतन पर H2 यानी हाइड्रोजन गैस तापमापी 500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप माप सकता है, ठीक है। यदि हाइड्रोजन गैस तापमापी है, हाइड्रोजन गैस यदि उसमें भरी है तो वो कितना 500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकता है, ठीक है। वहीं पर हाइड्रोजन की जगह पर यदि N2 गैस भरी हो, हाइड्रोजन की जगह पर क्या N2 यानी नाइट्रोजन गैस भरी हो, तो ऐसी थर्मामीटर क्या करता है, ये लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान माप सकता है, राइट। तो ये फर्क है यहाँ पर, हाइड्रोजन तापमापी में कितना 500 डिग्री सेल्सियस तक कैपेसिटी है तापमान मापने की, और इधर नाइट्रोजन गैस तापमापी में कितना 1500 डिग्री सेल्सियस तक ताप माप सकता है, राइट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें आगे तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, इसका जो परास है, रेंज है ताप मापने का, वो -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक है, राइट। इतना यहाँ पर। अब फिर यहाँ पे लास्ट में देखो तो ताप युग्म मापी तापमापी, ताप युग्म तापमापी, इसकी परास कितनी है, इन दोनों की परास केवल याद रखना है, एक -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस से, और दूसरा है यहाँ पर -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों ये था ऊष्मा के प्रभाव और तापमापी के बारे में डिटेल जानकारी। क्लियर है। अब यहाँ पे यदि आपको वीडियो अच्छा लगे है, कुछ सीखने को मिला है, आपको ऐसा लगता है हाँ वास्तव में यहाँ से हमें कुछ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें, राइट। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।